नमस्कार, मैं राणा यशवंत न्यूज़ मास्टर में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आज न्यूज़ मास्टर का फॉर्मेट मैंने बदला है, उसका वाजिब कारण है, इसलिए मैं उस कारण पर आता हूं। खबर आज वही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। वो मुंबई से सुबह 8:10 पर रवाना हुए थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, तो विमान को उसने दोबारा ऊंचाई पर ले जाना ही मुनासिब समझा और ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे पर 11 उस पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था, उसने मेडे कॉल भी नहीं दिया था। इसलिए इस विमान के हादसे को एक दुर्घटना के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि उस समय घना कोहरा था और विजिबिलिटी बहुत कम थी। अब आप यह देखिए कि हादसा कैसे हुआ। और ये विमान है जो मुंबई से 8:10 पर चलता है और 8:45 में 35 मिनट में वो 255 किलोमीटर का फासला तय करता है, 256 किलोमीटर। और रनवे पर पहली बार वो लैंड करता है। विजिबिलिटी बहुत कम है, लैंडिंग में उसको दिक्कत होती है। पायलट फिर विमान को ऊपर उठाता है, हवा में ले जाता है, जो रनवे 11 है उसके ऊपर फिर लैंड कराता है, लेकिन लैंडिंग कामयाब नहीं होती है और विमान क्रैश कर जाता है। तो यह जो 8:10 से लेकर के 8:45 का सफ़र है, ये अजीत पवार और उनके साथ बाकी जो 4 लोग थे उनकी आखिरी यात्रा थी। और कभी भी आदमी जब ऐसी यात्राओं पर चलता है तो तनिक भी इस बात का भान नहीं होता है कि जहां हम पहुंच रहे हैं उससे पहले या पहुंचने के वक्त कुछ ऐसा हादसा हो सकता है जिसमें जान जा सकती है। और यह जो पूरी तस्वीर आपके सामने हमने रखी है, ये हादसे की है। और मैं चाहूँगा कि यह जो पूरा का पूरा हादसा है, जिस तरीके से हुआ है, जिस विमान के ज़रिए हुआ है, जिन हालात में हुआ है, जिन कारणों से हुआ है, उसको आप ठीक से समझ पाएँ। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB, उसने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी की एक टीम दिल्ली में विमान की ऑपरेटर कंपनी जो है VSR वेंचर्स के ऑफिस पहुंची, तो दूसरी टीम बारामती गई। इस बीच VSR वेंचर्स ने कहा कि पायलट को 16,000 घंटे फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, यानी कि अनुभवी पायलट था। विमान की को पायलट के पास भी 1500 घंटे का एक्सपीरियंस था, यानी कि दोनों के पास अनुभव था और इस तरह के हालात में विमान को लैंड कराने में उनकी योग्यता मानी जा सकती है। कंपनी ने दावा किया कि एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खराबी भी नहीं थी, लेकिन सवाल यह है कि विमान की ऑपरेटर कंपनी VSR वेंचर्स अब तक जो कह रही है, क्या वो सब सच है? ये मैं एविएशन एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले विमान क्रैश की जो वजहें हैं, क्या क्या हो सकती हैं, ये जान लेते हैं। और पहला है ख़राब मौसम। ख़राब मौसम क्योंकि घना कोहरा था, बहुत लो विजिबिलिटी थी। रनवे पर कंट्रोल्ड तरीके से विमान को लैंड करा करके और आगे जा कर के उसको रोक पाना एक चुनौती होती है ऐसे हालात में, जब आपको बहुत दूर नहीं दिख रहा हो। तो विमान थोड़ा सा भी स्किड करता है तो हादसे का शिकार हो सकता है, और यही क्रैश की वजह अब तक बताई जा रही है। अब आपको मैं बताता हूं कि हादसे के वक्त विमान में कौन कौन था, क्योंकि अब सामने जो आप देख रहे हैं ये कारण है और ये वो लोग हैं जो हादसे के वक्त विमान पर सवार थे। अजीत पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, महाराष्ट्र के कैप्टन सुमित कपूर जो पायलट थे, शांभवी पाठक को पायलट, पिंकी माली केविन क्रू और विदीप जाधव जो अजीत पवार के PSO थे।
अजीत पवार के साथ ये बाकी 4 लोग यानी कुल मिलाकर 5 लोग उस विमान पर सवार थे और उस विमान ने आखिरकार अपनी यात्रा, अपना सफ़र पूरा नहीं किया। एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, मैं आपको अब ये सुनाना चाहता हूँ। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी डीपली सैडन्ड बाय द इंसिडेंट, द एक्सीडेंट दैट हैज़ हैपेंड। In fact, my heart is still very very heavy with sorrow। और जैसे ही सुबह पता चला, अभी डाइजेस्ट करने में ही बहुत दिक्कत हो रही है कि अजीत दादा अभी हमारे साथ नहीं है। और अजीत दादा के साथ 4 और लोग भी थे प्लेन में, तो उन सारे परिवारों को अपने कॉन्डोलेंसेस देता हूँ। 2 पायलट थे, क्रू थे और पीएसओ भी थे उनके साथ। और अजीत दादा से जैसे आपने बोला, हमारी भी काफ़ी मुलाकातें रही हैं पिछले 18 महीने जब से मैं मंत्री बना हूँ। और एक यंग मिनिस्टर होने के नाते वो काफ़ी गाइडेंस भी हमें देते थे। और काफ़ी बार महाराष्ट्र की चर्चा जब होती थी और मैं और मोहल भाई हम दोनों भी जब साथ में मिलते थे, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक सर्विस में, और ख़ास तौर पर जिस ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक के साथ, खासकर गरीब लोगों के साथ जिस तरह वो खड़े रहे और उनके साथ जो उन्होंने काम किया, तो ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए ये एक बहुत बड़ी लॉस है। और इर्रिपेरेबल लॉस है, इर्रिप्लेसेबल लॉस भी है। काफ़ी बार हमने जब उनसे बात करी तो हमें भी वो अनुभव मिला कि कितना वो प्रैक्टिकलिटी से और ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए नेता है। उस तरह के नेता भी आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। और महाराष्ट्र के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया है वो हम सबके लिए आदर्शनीय रहेगा। जब मौसम ख़राब होता है, घना कोहरा होता है, उस समय प्लेन की लैंडिंग या फिर विमान अगर हवा में भी है और पहाड़ी इलाकों में है तो वो ख़तरे से खाली नहीं होता है। अजीत पवार हों, वाईएसआर हों या जनरल विपिन रावत हों, ये जितने भी विमान हादसे हुए, इन हादसों के पीछे कारण था ख़राब मौसम, बहुत घना कोहरा और विजिबिलिटी का बहुत कम होना। विजिबिलिटी का कम होना कितना ख़तरनाक होता है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण मित्र साहब हैं। एविएशन एक्सपर्ट के तौर पे मैंने आपको जोड़ा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दर्शकों को आप यह बताइएगा कि जब विजिबिलिटी कम होती है, बहुत घना कोहरा होता है, दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है, तो पायलट के सामने टेक ऑफ करते समय तो शायद मुश्किल कम आती होगी, लेकिन लैंडिंग के वक्त क्या समस्या होती है और ख़तरा कितना होता है? शुक्रिया मुझे आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए। बेसिकली बात यह है कि आपने बात करी 2 इश्यूज, टेक ऑफ और लैंडिंग। टेक ऑफ पे अगर मौसम ख़राब है, मार्जिनल है, फॉग वगैरह है, बारिश है, कुछ है, तो नॉर्मली हम लोग टेक ऑफ नहीं करते हैं। लैंडिंग डिपेंड करता है कि डेस्टिनेशन एयरफील्ड पे कैसा वेदर है। अब वहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं, टेक ऑफ से पहले हम डेस्टिनेशन एन रूट और डेस्टिनेशन वेदर का अनुमान लेके चलते हैं। हमें वेदर रिपोर्ट दी जाती है, पायलट और नेविगेटर, और अगर नेविगेटर लेस फ्लाइट है तो पायलट इज नेविगेटर हिमसेल्फ। हम वेदर को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। टेक ऑफ हम तभी करते हैं अगर हमें कॉन्फिडेंस होता है कि वेदर, टेक ऑफ, एन रूट और डेस्टिनेशन का वेदर ठीक हो तो। सर, मेरा एक सवाल है जी, वेदर रिपोर्ट कौन देता है? मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हर हर एक प्लेन, सर एक छोटा छोटा सवाल, हर प्लेन टेक ऑफ करने से पहले, चाहे वो यात्री विमान है, कमर्शियल प्लेन है या चार्टर्ड है या हेलीकॉप्टर है, उसको मौसम की जानकारी लेनी होती है, अनिवार्य होता है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर, ये होता है कि हर क्रॉस कंट्री टेक ऑफ से पहले, क्रॉस कंट्री मतलब अगर तो मैं लोकल फ्लाइंग कर रहा हूँ फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ
एक स्टेट से दूसरी जगह या कुछ डिस्टेंस पे जा रहा हूँ क्रॉस कंट्री, अगर मुझे लैंडिंग उसी एयरफील्ड पे नहीं करनी है जहाँ से मैंने टेक ऑफ किया, दूसरी जगह, हम पहले एटीसी में जाते हैं। एटीसी में पहले एटीसी की ब्रीफिंग लेते हैं, उसमें हमें रूट क्लियरेंस मिलती है। रूट क्लियरेंस में अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है या कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं कर रहा या कोई और दिक्कत है, उसकी जानकारी दी जाती है। सर मेरा दूसरा सवाल है, सर एक मिनट, यह प्लेन जो टेक ऑफ कर रहा होगा मुंबई से बारामती के लिए, वहाँ बहुत घना कोहरा है, वेदर जो है कंड्यूसिव नहीं है, उस क्लाइमेट में, उस वेदर में, उस तरह के डेंस फॉग के भीतर प्लेन लैंड नहीं कर सकता है, यह सलाह आती है, इस तरह की बातें बताई जाती हैं? जी मैं बताता हूँ, लेट मी कम टू दैट पॉइंट। मैं डेस्टिनेशन पे आऊँगा, पहले हम एटीसी क्लियरेंस लेते हैं। वहाँ पे हमें सारा रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में डिटेल से बताया जाता है। फिर हम आते हैं वेदर डिपार्टमेंट में। आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का दफ्तर होता है हर एक एयरपोर्ट पे, छोटा बड़ा एयरपोर्ट कोई भी हो, वहाँ पे आईएमडी का ऑफिस होता है। वहाँ पे ड्यूटी मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर हमें पहले तो मौसम के बारे में ब्रीफ करते हैं, फिर स्पेसिफिकली टेक ऑफ रनवे से एन रूट और डेस्टिनेशन का वेदर खास तौर से बताया जाता है। और इसके साथ डाइवर्शनली अगर हमें कहीं एन रूट दिक्कत आती है तो डाइवर्शनरी रूट जो है, डाइवर्शनरी डेस्टिनेशन जो है, बताया उनका जाता है। ब्यौरा दिया जाता है। अब हर एक पायलट की कैटेगरी होती है, कैट ए, कैट बी, कैट सी। कैट ई पायलट जो है वो सबसे बेहतर पायलट माना जाता है। एयरफोर्स की अगर कैटेगरी हम बात करें, पायलट की कैटेगरी, तो अनरेटेड, रेटेड वाइट, रेटेड सी वाइट, रेटेड सी ग्रीन एंड रेटेड मास्टर ग्रीन, ये कैटेगरीज होती हैं। जो मास्टर ग्रीन पायलट होता है वो, ये कैटेगरी उसको मिलती है बहुत सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद। वो टेस्ट क्या होते हैं? एक तो हवाई जहाज़ की नॉलेज, दूसरी एवियोनिक्स जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल करते हैं उसकी नॉलेज, जो हम एन रूट कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं उसकी, और वेदर नॉलेज। जब ये सारी नॉलेजेस, इनके सब के एग्जाम्स हम पास कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द ग्रेडिंग ये कैटेगरीज दी जाती हैं। अब ये जो हम बात करेंगे इस स्पेसिफिक हादसे की, यहाँ पे हमें मालूम है कि ये जो पायलट थे इनके 16,000 घंटे थे। 16,000 घंटे का एक फ्लाइंग एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस माना जाता है। ये मेरा ख्याल है इतना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए 15-20 साल की फ्लाइंग का एक्सपीरियंस। सर मैं अपने दर्शकों के लिए, चूंकि बहुत बेहतर तरीके से आप समझा रहे हैं और यह बातें आसानी समझ में नहीं आती हैं। कोई भी प्लेन अगर टेक ऑफ करता है, वो चॉपर भी हो, हेलीकॉप्टर, कुछ भी होता है, आपने कहा कि एटीसी पहले बताता है कि ये आपका डेस्टिनेशन जहाँ से टेक ऑफ करते हैं, ये डेस्टिनेशन जहाँ आपको जाना है, ये आपका रूट है। और हवा में जब तक रहेगा, टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक, वो एटीसी के निगरानी में रहता है, उसके संपर्क में रहता है। आपने कहा कि जब एटीसी कहता है तो आप जाते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास, भैया मेरा ये रूट है, बताओ कि मौसम यहाँ का, वहाँ का, रास्ते का कैसा रहता है। अगर रास्ते में मौसम खराब है तो बताता है कि आप डाइवर्ट करके इस रूट से भी जा सकते हैं अपने डेस्टिनेशन तक। डेस्टिनेशन जहाँ है वहाँ मौसम खराब है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। एक आपने कहा कि डीजीसीए भी होता है। डीजीसीए यानी कि कोई भी प्लेन, चॉपर, हेलीकॉप्टर, कुछ भी है, वो ठीक है, टेक्निकली ठीक है,
एवियोनिक्स के लिहाज से ठीक है, टेक ऑफ कर सकता है, सुरक्षित है, यह सब जानने परखने, पायलट सही है, यह सब की जांच और यह सब की मंजूरी वो देता है डीजीसीए। तो डीजीसीए, एटीसी, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, यह 3 चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं एक प्लेन अगर टेक ऑफ करके लैंड करता है तो। मेरा सवाल सर ये है कि बारामती में इतना घना मौसम था, इतना घना कोहरा था, इस बारे में जानकारी क्या एटीसी के पास नहीं थी, मेडिकल डिपार्टमेंट के पास नहीं थी? मैं प्लेन कैसा था उस पर बाद में आऊँगा, डीजीसीए तब वहाँ आता है, लेकिन सर मौसम की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। सर ऐसा है कि मैं अभी टेक ऑफ कर रहा हूँ, आधे घंटे के बाद डेस्टिनेशन में क्या मौसम होगा ये इसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। अब सर जो मैंने पहले सवाल पूछा था कि बहुत घना कोहरा है और एक पायलट लैंड करा रहा है, उसने लैंड कराया, उसको लगा कि लैंडिंग सेफ नहीं होगी, उसने फिर उसके बाद विमान ऊपर ले गया और एक दूसरे रनवे पर जो 11 रनवे है उस पर उसने लैंड कराया, लेकिन दुर्भाग्यवश क्रैश हो गया। क्या दिक्कत आती है जब घना कोहरा होता है? तो मैं करेक्ट करता हूँ। इसमें ऐसा हुआ है कि पायलट ने एक रनवे में अप्रोच किया, लैंडिंग कंडीशंस वर नॉट कंड्यूसिबल, अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं थी, पायलट कंफर्टेबल नहीं था, वो गया ओवरशूट करके रिवर्स करके दूसरे रनवे पे आ गया। ऐसी पॉसिबिलिटी है, होता है। अब ऐसा तब होता है अगर हवा जो है, सरफेस विंड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और ज़्यादा क्रॉस विंड या ज़्यादा टेल विंड लैंडिंग पे ना मिले, तब होता है। नहीं तो एज अ रूल हम हेड विंड में लैंड करते हैं। हवा जो है सामने से आनी चाहिए, पीछे से नहीं। टेल विंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेल विंड में क्या होता है कि हवाई जहाज को लैंड करके रुकने में दिक्कत आती है, ज़्यादा लंबा रनवे फासला तय करना पड़ता है जी। और हमेशा हम हेडविंड लैंड करते हैं। हेडविंड चाहे 90 डिग्री क्रॉस क्यों ना हो, लेकिन हम हेडविंड में लैंड करते हैं। सर मैं आपको रोकना चाहता हूं, मैं फिर आपके पास आऊंगा। ये विमान क्या है, किस कंपनी का है, इसके साथ पहले क्या हुआ है, ये एक बार अपने दर्शकों को बताता हूं, फिर मैं आता हूं सर आपके पास। कृष्ण मित्र साहब हमारे साथ हैं, लेकिन अब मैं ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहता हूं कि यह प्लेन जो है यह किस कंपनी का रहा है, और यह कंपनी आज की तारीख में अभी ये कह रही है कि वह प्लेन बिल्कुल दुरुस्त था। जो पायलट थे उनका लंबा अनुभव था 16,000 घंटे का, या को पायलट का 1,500 घंटे का। 16,000 घंटे अभी कृष्ण मित्र साहब कह रहे हैं कि बहुत होता है, और उस तरह का पायलट को आप हाईली एक्सपीरियंस्ड मानेंगे। यह आप देखिए बोम्बार्डियर लियरजेट 45XR ये प्लेन है। कंपनी जैसा हम कह रहे हैं कि VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है, और इसमें 6 से 8 लोगों के बैठने की जगह होती है, क्षमता। इंजन आप टर्बोफैन इंजन है, टर्बोफैन क्या है वो अलग मामला है, मैं कभी अलग से बात करूंगा इस पर। इसकी रफ्तार अधिक से अधिक 860 से 870 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 250 किलोमीटर 35 मिनट में वो अगर जाता है, इसका मतलब है कि 500 किलोमीटर के आसपास का उसकी रफ्तार रही होगी। तो 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, तब 35 मिनट में वो 250 किलोमीटर 256 किलोमीटर पहुंचा है विमान। जो लंबी दूरी का सफ़र होता है तो 3700 किलोमीटर तक वो एक बार में दूरी नाप सकता है। ये उस विमान की खूबी है जिस विमान के से अजीत पवार सफ़र कर रहे थे। अब इसका एक दूसरा हिस्सा है, हादसे वाले विमान को जानिए। जिस विमान में हादसा हुआ, तो उस तरह का विमान मिड साइज बिजनेस जेट है, मिड साइज बिजनेस जेट। इसमें सीटें जो होती हैं वो कंफर्टेबल होती हैं, आरामदेह होती हैं। ये शांत प्राइवेट केबिन होता है, छोटे एयरपोर्ट से उड़ान भरने में यह सक्षम होता है। शॉर्ट रनवे से भी, छोटा रनवे हो तब भी वहाँ से टेक ऑफ कर सकता है। जाहिर है कि लैंडिंग के समय भी उसको उतने लंबे रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। लग्जरी इंटीरियर होता है, छोटे शहरों के लिए यह बेहतर है। और बहुत सारी वीआईपी ज़रूरतों में या मेडिकल ज़रूरतों में इस विमान का इस्तेमाल होता है। वीआईपी मूवमेंट, बिजनेस ट्रैवल, मेडिकल इमरजेंसी, इस तरह के काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए विमान आप देखते होंगे, और आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो ये विमान जो है वो आपको नज़र आ जाता है। किसी भी एयरपोर्ट पर भारत में आप जाएंगे तो विमान नज़र आ जाता है।
अब सर मुझे एक सवाल है, इस प्लेन को आप कितना सेफ मानते हैं? क्योंकि एक दुर्घटना इसी तरह के विमान की, यही विमान इसी तरह का पहले हुई और उसकी जांच चल रही है। हालांकि उसमें जान तो नहीं गई, लेकिन वीएसआर एविएशन का कहना ये है कि यह विमान पूरी तरीके से सुरक्षित रहा और इसके पायलट भी एक्सपीरियंस्ड थे। देखिए, बात ऐसी है कि ये जो हवाई जहाज है, ये ब्रांड का जो हवाई जहाज है, क्या हम ये कहेंगे कि इसके सिर्फ 2 ही एक्सीडेंट हुए हैं? नहीं, गलत। हम्म। वो एक्सीडेंट हिंदुस्तान में हुए हैं। वर्ल्ड ओवर इसके और भी एक्सीडेंट हो चुके हैं। हम्म। जो ये सारी मशीनरी होती है ना, हवाई जहाज हो गए, मोटर कार हो गई, इवन साइकिल, बाइसिकल जो होती है, उनके भी एक्सीडेंट होते हैं। बोइंग्स के भी एक्सीडेंट होते हैं। हम्म। हर एक जहाज के, फाइटर प्लेन्स के भी एक्सीडेंट होते हैं। सर लेकिन ये जो बीच में एक पेच आ रहा है पॉलिटिक्स का कि इसमें कोई साजिश हो सकती है, जांच की जानी चाहिए। शरद पवार कहते हैं कि सिर्फ हादसा है, आप राजनीति मत देखिए, लेकिन ममता बनर्जी से लोगों ने कहा कि इसको जांच करो, ये आपने कुछ भी हो सकता आपने है। अभी कहा पॉलिटिकल एंगल, ये सियासी रोटियां। लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट तो होना चाहिए। देखिए साहब, ममता बनर्जी तो कुछ भी कहती हैं। वो कहती है सुप्रीम कोर्ट जज। क्यों? वाई सुप्रीम कोर्ट जज? जब डीजीसीए इन्वेस्टिगेशन करेगा, द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम इन्वेस्टिगेशन करेगी, जब कंपनी के लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनके साथ लीगल लुमिनरीज भी अटैच होते हैं। ये यानी कि जरूरी नहीं राजनीति कि को बहुत बहुत तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर लौटता हूँ सर आपके पास। विमान का जो ऑपरेटर है वीआरएस एविएशन, वो कह रहा है कि ये विमान पूरी तरीके से सेफ था और इसके पायलट भी एक्सपीरियंस थे, लेकिन विमान इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। इस कहानी की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। इस मॉडल के साथ अभी पुष्मित साहब कह रहे थे कि बहुत पहले भी हादसे हुए हैं और हो चुके हैं। कनाडाई कंपनी बोम्बार्डियर ने इसे बनाया है। ये विमान कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहली पसंद है, लेकिन इसका इतिहास कुछ बड़े और दिल दहला देने वाले हादसों से भी गुजरा है। मैक्सिको सिटी से लेकर के हालिया ये बारामती का जो हादसा है, यहाँ तक ये विमान कई बार सवालों के घेरे में रहा है। कब हादसा हुआ यह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बल्कि कब कब हुआ, और एक बार आप इसको देखिएगा। ये ग्राफिक्स आपके साथ है। 27 अक्टूबर 1998 अमेरिका नासा के फ्लाइट फैसिलिटी में टेस्टिंग के दौरान हादसा हुआ। 1 जून 2003 यही विमान है, इटली टेक ऑफ के दौरान हादसा हुआ, 2 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। 4 नवंबर 2008 मैक्सिको बड़े प्लेन के पीछे हवा के दबाव में क्रैश हुआ और सभी लोग मारे गए। 21 फरवरी 2021 मैक्सिको में वेरा क्रूज में टेक ऑफ के दौरान क्रैश और 6 लोगों की मौत, और बारामती में क्रैश में 5 लोगों की जान चली गई। तो यह जो विमान हादसे होते हैं, इन विमान सर एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे जनरल विपिन रावत या वाईएसआर, पहाड़ियों के बीच में घना कोहरा है, हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड प्लेन जा रहा है, अचानक से वो क्रैश कर जाता है। बल्कि ईरान के राष्ट्रपति का भी ख्याल मुझे आ रहा है कि उनका भी जो हेलीकॉप्टर था वो पहाड़ियों के बीच में बहुत घने कोहरे के बीच फंस गया और वो क्रैश कर गया। ये जो घना कोहरा होता है, मौसम ख़राब हो जाता है, उस समय कितना ख़तरनाक हो जाता है हवाई यात्रा? सर, बेसिकली हवाई यात्रा जो है ना, वो है तो खतरनाक। मेरा मतलब कहने का ये है कि आप कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो बहुत सेफ है, उसके एक्सीडेंट्स नहीं होते। हमने अभी हाल ही में, जब जून 2025 में अहमदाबाद में बोइंग का क्रैश हुआ, उसमें टेक्निकल फॉल्ट था। हमने वो बोइंग उड़ाना बंद कर दिया क्या? दुनिया भर में बंद हो गया वो जहाज?
होते हैं हादसे, होते हैं सड़क पे हादसे होते हैं, हवा में समुंदर में हादसे होते हैं, शिप टकरा जाते हैं। हादसे होते हैं। ये दुनिया है और दुनिया इसी तरीके से जी, चलती है, जहाँ कहीं भी गलतियाँ होती हैं वहाँ दुर्घटना होती है, गलतियां हादसे नहीं, होते सॉरी हैं। सॉरी सॉरी, कुछ जी। कुछ जगह मैं यहाँ पे रुकूंगा। जी। देयर आर टू थिंग्स। एक्सीडेंट क्यों होते हैं? या तो पायलट या ड्राइवर या शिप इन कमांड, उसकी कोई गलती हो तब एक्सीडेंट होता है, या कोई मशीनरी फेल हो जाती है, हम्म। सबमरीन डूब जाती है। अब आप कहेंगे कि वो कैप्टन का फॉल्ट था? नहीं, इट मैं वाज अपनी बात को सुधार लेता हूँ। जब कभी भी इंसानी गलती या मशीनी चूक उसमें फॉल्ट आ गया तो जी, हादसे हो जाते हैं। अ, लेकिन हादसों ने हिंदुस्तान की राजनीति में कितने बड़े बड़े स्टार, पॉलिटिकल स्टार्स हिंदुस्तान ने गंवाए हैं, ये मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ। माधवराज सिंधिया, साल 2001, तारीख थी 30 सितंबर। जी, कानपुर में प्राइवेट प्लेन के बीच वो क्रैश कर गया और विमान जो है वो हवा में ही, उसमें आग लग गई थी और खेत में पायलट ने उतारा, लेकिन वो क्रैश कर गया और उसमें जितने भी लोग सवार थे उन सबकी जान चली गई। माधवराज सिंधिया भारत के बेहतरीन और संभावनाओं से भरे हुए राजनेता, 2001 में उस दुर्घटना में उनकी जान चली गई। जो अगले राजनेता जिनको इन्हीं दुर्घटनाओं के चलते हिंदुस्तान ने खोया, वो वाईएसआर राजशेखर रेड्डी, तब आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2 सितंबर 2009 को आंध्र प्रदेश में नल्लूर से कुछ दूर पर जंगलों के भीतर उनका बहुत घने कोहरे के बीच में विमान फंस गया और हादसे का शिकार हो गया, और वो सरकारी बेल 430 हेलीकॉप्टर था और फिर उनकी जान चली गई। शरीर क्षत विक्षत पड़ा हुआ था, कई टुकड़े मिले। और जनरल बिपिन रावत, भारत के पहले सीडीएस, और 2021 में 8 दिसंबर की तारीख थी और वो कुन्नूर, तमिलनाडु, वहाँ घने कोहरे के बीच में उनका भी हेलीकॉप्टर फंस गया था और कहा गया कि पहाड़ियों से टकरा करके और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जनरल बिपिन रावत को, हिंदुस्तान के एक बड़े जांबाज जनरल को देश ने खो दिया। तो यह जो हादसे होते हैं, जो अभी हम कह रहे थे कि ये सिर्फ इंसानी गलती के चलते नहीं होते हैं, बल्कि कभी कभी तकनीकी खामियां होती हैं, लेकिन ये मौसम भी है। इसमें न इंसान की गलती है न तकनीकी खामी है, वो मौसम आ गया और नेचर ने मजबूर कर दिया कि आप यहाँ से निकलना है तो निकल जाओ, किस्मत ठीक तो निकल जाओगे, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और इब्राहिम रईसी जो ईरान के राष्ट्रपति थे, उनके साथ भी यही हुआ। अज़रबैजान जो उनका देश है पड़ोस का, उसके बगल में एक सूबा भी है ईरान का, अज़रबैजान, एक बांध के उद्घाटन के लिए गए हुए थे। हेलीकॉप्टर से तेहरान से अज़रबैजान गए थे, लगभग 650 किलोमीटर का फासला था। वहाँ से लौट रहे थे, लौटते समय 3 हेलीकॉप्टर थे और एक नीचे एक ऊपर, बीच में उनका था। 2 हेलीकॉप्टर निकल गए, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर उन पहाड़ियों के बीच में उस घने कोहरे के दौरान फंस गया और फिर हादसे का शिकार हो गया। उसको लेकर के कई तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन माना यह है कि मौसम ने इब्राहिम रईसी को ले लिया या जान ले ली। और विजिबिलिटी जो कम होती है तो यही संकट आता है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। और ये वर्टिकल विजिबिलिटी कम का मतलब क्या होता है और हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी कम का मतलब क्या होता है, मैं फिर पुष्पमित्र से बात करूंगा इस पर। लेकिन ऊपर नीचे की दिशा में साफ दिखना, यानी कि मैंने ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा, ये हमारी वर्टिकल विजिबिलिटी है। और हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी है कि मैं सामने देख रहा हूँ और दूर तक मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है। और जब रफ्तार बहुत तेज़ होती है तो मेरी हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होने लगती है। ऊपर नीचे की दिशा में साफ दिखाई देना, आसपास की चीज़ें दूर तक साफ नहीं दिखती हैं, इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी कम है और वहाँ जितनी विजिबिलिटी चाहिए थी उतनी नहीं थी। अब मैं पुष्पमित्र जी पर आना चाहता हूँ। सर, मुझे ये बताइए कि इस तरह के प्लेन के लैंड करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए विजिबिलिटी कितनी चाहिए और वहाँ कितनी थी? आप मेरे से पूछ रहे हैं सर हाँ। पुष्पेंद्र जी? ऐसा है, ये विजिबिलिटी के बारे में मैं बताऊंगा, आई विल कम। लेकिन अगर मेरे को आप 2 मिनट का टाइम दें प्लीज तो सर। मैं अपना अपना आप बीता हादसा आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं बैंगलोर से कोचीन आ रहा था
डकोटा एयरक्राफ्ट था मेरे पास। आई वॉज अ कैप्टन। जब हम कोचीन से कोई 50 किलोमीटर दूर थे, तो मुझे दिख रहा था कि एक बड़ी भारी बारिश का बादल समुंदर से कोस्ट लाइन की तरफ आ रहा था। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा था कि जल्दी से जल्दी पहुंचूं बिफोर दैट रेन क्लाउड कम्स ऑन द रनवे। जब तक मैं कोचीन एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा, तो वो जो हैवी रेन थी, वो रनवे से कोई 5, 7, 10 किलोमीटर दूर होगी। मैंने एयरपोर्ट पे आके, एयरफील्ड के ऊपर आके एक चक्कर काटा लेफ्ट करके, जैसे हमारा प्रोसीजर होता है। डाउनविंड आया और फाइनल्स में आया। जब तक मैं फाइनल्स में आया, तो ये बड़ा भारी बारिश का बादल रनवे पे आ गया। रनवे विजिबिलिटी जीरो हो गई, जीरो विजिबिलिटी। प्लीज मार्क माई वर्ड, जीरो विजिबिलिटी। कोचीन मेरा होम बेस था उस वक्त। मैं कोचीन की टोपोग्राफी से, ज़मीन में जो फीचर्स होते हैं, यहाँ पे कनाल शुरू होती है, यहाँ पे एक बराज है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, सबसे फेमिलियर था। मैंने सब सोच समझ के वो लैंडिंग में कमिटमेंट करी कि आई कैन लैंड। लैंड क्यों? कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैंने अप्रोच में कितनी हाइट पे नीचे मेरे को क्या दिखाई देगा, कितनी हाइट पे नीचे क्या दिखाई देगा, और कितनी हाइट पे मैं टच डाउन करूँगा। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने वो किया। जब मैंने लैंड किया, तो मेरे सारे क्रू ने मुझे शाबाशी दी। यहाँ तक कि एटीसी ने और मेरे सीईओ ने भी मेरे को शाबाशी दी, क्योंकि वो बहुत मुश्किल लैंडिंग करी थी। एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है। जी सॉरी। वहाँ की टोपोग्राफी और जहाँ आप लैंड कर रहे हैं उस बिल्कुल उस बिल्कुल ट्रिप पर निर्भर बिल्कुल। करता है कि आप कितना जानते हैं उसको। जी अच्छा, अभी बात आ जाती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल विजिबिलिटी की। जब हम हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी की बात करते हैं, तो मैं कितनी दूर तक देख सकता हूँ। अभी आप इमेजिन करें, आपने कभी धुंध में गाड़ी चलाई? चलाइए सर। जरूर कभी चलाई होगी। आप जब सामने देखते हैं, एक तो आपकी लाइटें ऑन होती हैं, वो लाइटें रिफ्लेक्ट करती हैं उल्टी वापस, वो अंधेरा सा छा जाता है आंखों पे। लेकिन अगर आप फॉग लाइट भी ऑन करें, तो आपको कुछ दूर तक दिखाई देता है, उसके आगे कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर आप अपनी खिड़की से, गाड़ी की खिड़की से नीचे झांके, तो आपको सड़क दिखाई देगी। ये क्या होता है? जो फॉग या मिस्ट जो होती है, ये एक मॉइस्चर का एक बैरियर होता है। बादल उड़ते उड़ते, बादल क्या होता है? मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर जितना थिक होता है, उतनी विजिबिलिटी कम होती है। मॉइस्चर जितना कम होता है, उतनी विजिबिलिटी बेटर होती है। अब ये जैसे हम गाड़ी में देखते हैं, हम देखते हैं कि पाइलिंग हो जाती है गाड़ी की, 20-20, 50-50 गाड़ियां, एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि हम लोग नीचे नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि सड़क की सेंटर लाइन कहाँ पे है, हम आगे देखते हैं। अरे आगे तो आपकी विजिबिलिटी जीरो है। अगर आपकी आगे विजिबिलिटी जीरो है, तो रोक लो ना। कुल लेकिन मिलाकर के सर आप कह रहे हैं कि विजिबिलिटी जब कम होती है और पायलट वहाँ संजान होता है, तो फिर हादसा हो सकता है। और आप मानते हैं कि दरअसल ये बहुत डेंस फॉग के चलते ही प्लेन क्रैश किया, ये दुर्घटना है। लेकिन इस दुर्घटना ने देश के एक कद्दावर नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री मैंने जो अजीत आपको पवार एग्जाम्पल समेत
कोचिन का, मेरी लैंडिंग का। हाँ, तो सर मुझे दिख सडनली रहा है कि बैंगलोर से कोचीन आप लैंड कर रहे हैं, सामने समंदर से एक बादल का टुकड़ा आ रहा है, वो आपके लैंड करते समय रनवे पर आ गया। अब आप जब लैंड कर रहे हैं तब उसने विजिबिलिटी जीरो कर दी। उस समय आपने सडनली आता अपने है। अनुभव के आधार पर वहां लैंड किया, क्योंकि आप उसको जानते थे, लेकिन ऐसा बारामती में उस पायलट के साथ नहीं हो सका, इसलिए वो दुर्भाग्यवश हादसे का शिकार हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है, मैं आपको अब ये सुनाना चाहता हूं। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। हम दोनों ने साथ में काफ़ी संघर्ष का काल भी देखा है। दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है। उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे। अजीत पवार महाराष्ट्र के ऐसे नेता रहे हैं जिनका ज़मीनी सरोकार यानी कि जनाधार बहुत मजबूत रहा है। लोगों से सीधा संपर्क और संवाद रखने में भरोसा करने वाले राजनेता, कद्दावर राजनेता, और उनको एक कुशल प्रशासक के तौर पर भी देखा जाता रहा। अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थ मामलों की जानकारी बहुत अच्छी थी, जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। वित्त मंत्री भी महाराष्ट्र के वो रहे, यानी कि एक ऐसा राजनेता जिसको सत्ता की अपनी समझ, प्रशासनिक सूझबूझ, कौशल और जनाधार के राजनेता के तौर पर महाराष्ट्र के भीतर जाना जाएगा। ये हादसा तब हुआ जब अजीत पवार हाल में जो महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए थे, उसमें उनकी पार्टी और उनके चचा शरद पवार की पार्टी, जिसको एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार दो गुट कहते हैं, दोनों का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक था। और उसको लेकर के अब यह गुंजाइश बन रही थी कि दोनों दलों के बीच में मेल करा दिया जाए, चचा भतीजा फिर से एक पार्टी के साथ मिल करके आगे बढ़ें और जो पवार फैक्टर महाराष्ट्र और देश की राजनीति में है, जिसने हमेशा अपना असर छोड़ा है पिछले कई दशकों से, वह असर बनाए रखा जाए, बरकरार रखा जाए। अब सवाल एनसीपी के सामने है कि अजीत पवार के बाद अजीत पवार गुट का क्या होगा। वह गुट क्या शरद पवार के मुताबिक अपनी नई राह लेगा? क्या दोनों गुटों के बीच में मेल करा करके, दोनों का विलय करा करके शरद पवार के कहे के मुताबिक कोई नेता पार्टी की कमान अपने हाथ में ले लेगा? एनसीपी एक ऐसे दुराहे पर खड़ी है जहां से उसको तय करना है कि आगे का रास्ता कौन सा लिया जाए। अभी शरद पवार हैं, बहुत तकलीफ में हैं और सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी हैं, यह पूरा का पूरा कुनबा जो है वो आज बारामती में रहा है। और एनसीपी के भीतर न सिर्फ सन्नाटा शोक है, बल्कि उसके भीतर एक बड़ा सवाल भी है कि एनसीपी अजीत पवार, एनसीपी शरद पवार, दो धड़े में पार्टी जिस तरीके से बंटी और उसका ज़मीनी आधार कमज़ोर हुआ है, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस के नतीजों में रिफ्लेक्ट हुआ है, उसके सामने एक बड़ा प्रश्न है कि आगे क्या, और आगे क्या के लिए जो जवाब था अजीत पवार उसको तलाश रहे थे, उसको
बहुत संभव है कि निकाल चुके थे। वो रास्ता जब तक निकलता, बनता, विकल्प के तौर पर देश के सामने महाराष्ट्र की राजनीति में आता, यह हादसा हो गया। अजीत पवार का निधन हो गया। दुर्घटना जिस विमान की हुई उसमें उनकी जान चली गई। अब एक नई राजनीति या नया मोड़ कहिए, जिसको महाराष्ट्र में पश्चिम बंगाल की तरफ ले चल रहा हूं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, इन दोनों ने इस दुर्घटना को, जिस हादसे में बारामती में विमान दुर्घटना में अजीत पवार का निधन हुआ है, उसको हादसा मानने से इनकार कर रहे हैं। इन दोनों लोगों ने हाई लेवल जांच की मांग की है, यानी कि इन दोनों ने संदेह जताया है। इन दोनों के बयान सुनिए। Of Ajit Pawar's Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court. बड़े अफसोस की बात है, दिल्ली से निकलने से पहले ये खबर हमें पहुंची थी जहाज़ में कि बारामती में जहाज़ के क्रैश में अजीत पवार साहब की मृत्यु हो गई। मैं अजीत पवार साहब को तब से जानता हूं जब मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ रहा था और पवार साहब के साथ रहता था। उन दिनों अजीत पवार साहब नए नए सियासत में शरद पवार साहब की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। तब से जो उनकी शुरुआत रही, हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश की। जो लोग उन्हें जानते हैं और जिन्होंने उनका काम करने का तरीका देखा, वो ये जानते थे कि एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे और एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर। बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है और मैं अपने तरफ से, अपने पिता, अपने वालिद के तरफ से पवार साहब को, सुप्रिया को, उनकी तमाम ख़ानदान को इस मुश्किल घड़ी में हम अफसोस और ताज़ियत का इजहार करते हैं। आज बजट सत्र की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताया। संसद के भीतर भी शोक संवेदना व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री का बयान और संसद की तस्वीर अब आप देखिए। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है।
श्री अजीत पवार महाराष्ट्र के बारामती संसदीय क्षेत्र से 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पवार 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट तथा राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे 8 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अजीत पवार जी अभी वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक लंबे समय तक अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में महाराष्ट्र और देश की सेवाएं की। उनका जीवन हमेशा जनता के लिए समर्पित रहा। श्री अजीत पवार जी का निधन आज दिनांक 28 फरवरी 2026 को एक वायुयान दुर्घटना में 66 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के बारामती में हुआ। प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे के बाद अजीत पवार महाराष्ट्र के तीसरे से कद्दावर नेता हैं जिनकी असामयिक मृत्यु हुई, और यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात रही है कि देश ने कई बड़े राजनेताओं को, जिनके साथ बहुत सारी संभावनाएं रहीं, इस तरह के हादसों में खो दिया। वो चाहे राजेश पायलट हों या फिर सिंधिया हों, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे। प्रमोद महाजन का मामला अलग है, लेकिन असामयिक मृत्यु है। गोपीनाथ मुंडे, अजीत पवार, वाईएसआर, तो ये ऐसे नेता थे जिनके साथ जनाधार था, जनमत था। उनके पास देश और समाज को आगे बढ़ाने का एक जज्बा था और बहुत सारी संभावनाएं भी जुड़ी हुई थी। अजीत पवार भी महाराष्ट्र के ऐसे ही कद्दावर नेता रहे। उनका अंतिम संस्कार बारामती में कल राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। देश के राजनेताओं की कल यात्रा बारामती तक की होगी, लेकिन एक यात्रा जो मुंबई से बारामती की थी, 250 किलोमीटर की, अजीत पवार की, वो आखिरी साबित हुई। किस्मत ने दगा दिया, मौसम ने धोखा दिया, उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और महाराष्ट्र और देश ने एक राजनेता खो दिया। और अब चलते चलते इन्फॉर्मेशन जो आखिर में आपको दे जाता हूँ, जो आपके लिए ज़रूरी, दिलचस्प और काम का होता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा जीव हो जो सोता नहीं हो। लक्ष्मण ने 14 साल के वनवास के दौरान नींद को त्याग दिया था। गुडाकेश कहते हैं उन्हें, यानी कि नींद को जीतने वाला, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। दरअसल बात चींटियों की मैं कर रहा हूँ, इसलिए नींद का जिक्र लेकर के आया और लक्ष्मण का उल्लेख किया। क्या आप जानते हैं कि चींटियाँ कभी सोती नहीं, बस थोड़ी थोड़ी देर आराम करती हैं। दुनिया का एकमात्र महाद्वीप अंटार्कटिका ऐसा है जहाँ चींटियाँ बिल्कुल नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ है, मिट्टी नहीं है। ऐसे में अंटार्कटिका में चींटियों के लिए खाना और रहने की जगह नहीं है, लेकिन चींटियाँ हैं जो लगातार जगती हैं। न्यूज़ मास्टर में मेरे साथ आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक ले दीजिए विदा। नमस्कार।